समझ लो अपने अपने हिसाब से जिसको जो समझना है। चले, हाँ ये ठीक था। आ जाओ बच्चों, बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है शायद आपका, चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 3 है क्या आपकी स्टडी मैट का? अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे एज पर सेक्शन 10, और एसेंशियल बट नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 पढ़े थे ना, वही तो पढ़ रहे हैं। देखो क्या ये पढ़ा था आपने? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसकी अलग से यूनिट दी गई है, यानी जब हमने पहले पढ़ा था तो वो हमने कैसे पढ़ा था बेटा? ऊपर ऊपर से। अब हम डीप में जा रहे हैं, अब हम डीप में जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर गोते लगाएंगे। आ जाए, स्कूबा डाइविंग करेंगे, है ना। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, आ जाओ। एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड है भाई, ये भाई वर्ल्ड है ये, ठीक है। इज competent टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, सुनिए कह रहा है इस दुनिया का हर व्यक्ति एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इनको छोड़कर। किस किस को छोड़कर? माइनर को, अनसाउंड माइंड को, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यानी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, एक पगले के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ये सब हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। लेकिन आज हम बेटा इसे डीप में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे माइनर है तो माइनर की क्या पोजीशन है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या क्या माइनर के साथ हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। चले, चलो आगे चले, समझ में आया इतना? ये देखो आपके छोटे भाई बहन दिख रहे हैं आपको, है ना। ये अनुष्का है और ये उज्जवल है ना। ये दोनों सगे भाई बहन लग रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ प्लीज। चले, माइनर का मतलब पढ़ लो। सबसे पहले माइनर खत्म करेंगे फिर आगे चलेंगे। जिस सीरीज में ये लिखा हुआ है उस सीरीज में ही अपन पढ़ेंगे माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। समझ में आया? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए भैया आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी आप क्या होने चाहिए? माइनर। आप होने चाहिए मेजर, है ना। आप क्या होने चाहिए? मेजर, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप पगले होने चाहिए नहीं, तो कैसे होने चाहिए? साउंड माइंड होने चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम डिस्क्वालिफाइड होने चाहिए सर, पक्का ना? क्वालिफाइड होने चाहिए। आ रहा है आपको? तो हम पढ़ रहे हैं क्या? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को करने की कैपेसिटी किसके अंदर है। तो पहली लाइन ने ये बोल दिया कि इस वर्ल्ड का हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इन तीनों को छोड़कर, जैसे कि माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आ रहा है? चले, चलो अब हम बात करने वाले माइनर की। आ जाओ, माइनर कौन होता है? बोलो, माइनर कौन होता है मेरे बच्चे? माइनर कौन होता है? बोलो बोलो। अंडर एज बोल लिया। अंडर एज मतलब 10 से नीचे, 18। चलो, कह रहा है इट मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18। यानी हम इंडिया की बात करें, यानी मेरे बच्चे अगर कोई व्यक्ति 17 साल 11 महीने 17 साल 11 महीने और 29 डेज का है, तो वो क्या है? 18 होते ही मेजर। समझ में आ रहा है? ये तो मैं हूं। चलो आज आपके बारे में पढ़ रहे हैं, देखना। गलत बोल गई बेटा, आगे बहुत कुछ होने वाला है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मजा आ गया मेरे को। दीदी ने बोला ये तो मैं हूं। आपको मजा आएगा वैसे, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं तो बस बेनिफिट के लिए कर सकते हैं माइनर के। आ जाओ प्लीज।
लेकिन सुन लो बेटा सुन लो, लेकिन ये कहां पे लिखा हुआ है 18 वाला, द टर्म माइनर इज डिफाइंड अंडर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इन द फॉलोइंग टू केसेस माइनॉरिटी कंटिन्यू अप टू 21 ईयर्स। तो दो केसेस में हम बोलते हैं कि 21 साल हम एज कंसिडर करेंगे माइनर को देखने के लिए, यानी 20 साल 11 महीने, 20 साल 11 महीने और 29 डेज, यानी जब तक वो कंप्लीट नहीं करता तब तक के लिए हम उसे माइनर बोलेंगे। दो केसेस में एज कितनी है, इन दो केसेस में एज कितनी है बेटा 21, ठीक, अदरवाइज कितनी है जनरली 18। ये दो केसेस कौन से हैं, कह रहा है व्हेन द गार्जियन यानी केयर टेकर ऑफ द माइनर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अगर माइनर का भाई कोई नहीं है, कोई उसका मतलब रियल पेरेंट नहीं है, और उस केस में, आपने राजू चाचा मूवी देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, मेरे को भी याद नहीं है, बस नाम ही याद है। उसमें ऐसा ही होता है, जो बच्चा होता है बहुत अमीर होता है वो, और उसके पेरेंट भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो उस केस में कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करता है कि आप प्ले करोगे इसका गार्जियन, यानी कोर्ट असाइन कर देता है एक गार्जियन, और वो बंदा गार्जियन की ड्यूटी निभाता है। तो इस केस में ना बोला गया कि भैया फाइनेंस की नॉलेज आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इस केस में जो मेजॉरिटी की एज रखी है वो कितनी रखी है, क्लियर है। चलें आगे, कह रहा है व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द माइनर प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ये दोनों ही सिमिलर जिससे केस हैं। कह रहा है इस केस में हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा है जो मेंटेन करेगा माइनर की प्रॉपर्टी को, है ना। यहाँ पे वो गार्जियन नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है जो मेंटेन करेगा किसको बेटा, माइनर की प्रॉपर्टी को। आया समझ में। तो ये दो केसेस हैं जहां पे हम एज कितनी लेंगे 21, अदरवाइज एज कितनी लेंगे 18, है ना। 18 कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा वो मेजर। ये लिखा है ना नॉट कंप्लीटेड, यानी जिसने 18 नहीं कंप्लीट करा वो क्या है बेटा माइनर। चलें आगे, इतना समझ में आया। अब कह रहा है माइनर की क्या पोजीशन है बेटा हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो इसके ऊपर ना बेटा एक केस लॉ है, बहुत ही रिनाउंड है ये, बहुत ही लोगों को सबको पता है, तो आपको भी ये पेपर में लिखना है। क्या नाम है इसका, देखो पढ़ के, मोहिरी बीबी, मोहिरी बीबी, मोहिरी बोला है मैंने, मोरी नहीं बोला, मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। क्या नाम है, मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। केस का नाम क्या है बच्चे, अरे सुनो अभी समझ में आ जाएगा। देखो एक ना आंटी थी, एक कौन थी, आंटी थी, आंटी का नाम क्या था मोहिरी बीबी, और एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम क्या था दामोदर दास घोष। समझ में आया, बताइए समझ में आया इतना। मोहिरी बीबी कौन थी, आंटी कौन थी मोहिरी बीबी, और माइनर कौन था दामोदर दास घोष। समझ में आया। ये केस लॉ का नाम है। अगर आप केस लॉ लिखते हैं अपने पेपर में तो नाम आपको बिल्कुल ठीक लिखना है, नाम आपको बिल्कुल ठीक लिखना है, अगर गलत लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या करा, छोटे बच्चे ने कह रहा कि आंटी आप मेरे को ना 50 लाख रुपए लोन दे दो। क्या दे दो, 50 लाख रुपए का लोन दे दो, और मैं आपको ना अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता हूं, यानी गिरवी रख देता हूं, मॉर्गेज कर देता हूं, ये लिखा मॉर्गेज, है ना। कह रहा है मैं मॉर्गेज कर देता हूं यानी गिरवी रख देता हूं। तो इसने ये बोल के, आंटी ने बोला ठीक है भाई मेरे को तो प्रॉपर्टी मिल रही है, ये ले पैसा रख, उसे 50 लाख दे दिए। 50 लाख देने के बाद माइनर क्या करेगा, पार्टियां करेगा। अरे आपके जैसा माइनर 50 लाख आ जाएंगे क्या करेगा, पार्टियां करेगा ऑब्वियसली, एक आधी गाड़ी खरीदेगा, ड्राइवर रखेगा, है ना। उसने खूब पार्टियां करी, मजे करे। आंटी प्रॉपर्टी लेके बहुत खुश है, कह रही है मेरे को प्रॉपर्टी मिल गई। बाद में क्या हुआ, प्रॉपर्टी इसके नाम पे तो थी ही नहीं क्योंकि माइनर है ये, है ना। अगर होगी भी तब भी नहीं देगा, ठीक है। ये बाद में लोन रिकवर करने आती है, माइनर हंस के बोलता क्या हुआ आंटी, पैसा, कौन सा पैसा, वो तो उड़ गया। आंटी बोलती है बताओ अभी तेरे को, मेरे को नहीं चाहिए तेरी प्रॉपर्टी, उसमें सीलन है, मेरे को पैसा दे वापस।
वो बोलता है आंटी प्रॉपर्टी तो आपकी वैसे भी नहीं है, मैं तो माइनर हूं, आप किस ख्वाब में जी रही हो। फिर कहती है चल प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, पैसा तो वापस कर। वो कहता है आंटी आपको पता नहीं है माइनर के साथ करा गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, क्या आप विकास सर की क्लास में नहीं गई। आंटी ने बोला कौन विकास सर, भाई मेरा जन्म नहीं हुआ था ना तब। तो आंटी बेटा फंस गई, और इस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, आप माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। आया समझ में, यानी आप माइनर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। सही है, आया समझ में। चलें पढ़े आगे, देखो कह रहा है एक लैंडमार्क जजमेंट है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। इन दिस केस द माइनर बोरोड द मनी फ्रॉम हिज एंटी बाय मॉर्गेजिंग हिज हाउस फॉर सिक्योरिंग द लोन अमाउंट। क्या कर लिया, लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए उसने अपना घर गिरवी रख दिया। ठीक है, घर हालांकि उसका होगा ही नहीं, उसके तो पापा का होगा या मम्मी का होगा। on the due date minor refused to pay the money to the auntie. Now auntie wanted to take the legal help for recovering the money. The court dismissed the suit because it was void ab initio. तो माइनर के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है मेरे बच्चे, void ab initio. void ab initio का क्या मतलब होता है, void ab initio का मतलब क्या होता है, void from starting, यानी इनिशियली void हो जाएगा, उसमें कोई भी लीगल राइट नहीं आएगा, है ना। आया समझ में आपको, आया। तो माइनर यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट बन गया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, void ab initio होता है। आया समझ में। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ होगा बेटा, उसने पैसे ले लिए होंगे, पैसे 50 लाख लेके कुछ तो उसने उड़ा दिए होंगे, तो उड़ाया हुआ पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने उस पैसे से कोई असेट खरीदी है, उस पैसे से माइनर ने कोई असेट खरीदी है, तो आप उस असेट को सीज कर सकते हो। अभी आएगा आगे, समझ में आया आपको। अरे मैं माइनर था, मैंने किसी मेजर से लोन ले लिया और उस लोन को यूज करके कोई असेट खरीद लिया और कुछ पैसा उड़ा दिया, उड़ाया हुआ कहां से लाएगा माइनर, जान निकालोगे क्या उसकी। हाँ, माइनर तो माइनर है, बच्चा है वो क्या बोलेगा, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, फ्यूचर में बनूंगा मतलब, है ना। तो उससे आप कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर उसने कोई असेट खरीदी है उस पैसे से जो उसने आपसे लिया था, आप उसे सीज कर सकते हो। आया, आगे चले, इतना समझ में आया। चलो, क्या, क्यों, कहां जाना है, घर वालों के साथ, चल सही है बेटा, थोड़े पाप धुल जाएंगे तेरे, अच्छे से पाप धो के आना चारों तरफ से। चलो, बारिश हो रही है ना। आ जाओ, माइनर एग्रीमेंट, सुनो 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 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में यहीं से आएगा। आ जाओ, कह रहा है माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड और कंफर्म्ड। रेटिफाइड है ये, पूछना है कुछ क्या, तब भी वर्ड होगा, कोर्ट थप्पड़ मार देगा। कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा मैं विकास सर की क्लास में बैठा था, उन्होंने सिखाया था माइनर के साथ कराया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। चले, आया। अब सुनना, कह रहा है जो माइनर का एग्रीमेंट है वो कभी भी रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब होता है अप्रूव, रेटिफाई का मतलब क्या होता है, अप्रूव, है ना, या कंफर्म, वो कभी भी कंफर्म नहीं हो सकता। मैं बताता हूं आपको कैसे, सुनना। धानिया मैडम को मैंने लोन दिया था, जब ये कितने साल की थी, 16 साल की, मैंने लोन दे दिया था और मैंने बोला था कि आप अपना घर गिरवी रख दो या जो मर्जी कोई इन पे असेट होगी वो गिरवी रख ली, इनका फोन गिरवी रख लिया। सुन लो प्लीज, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वैलिड है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वैलिड है जब ये 16 साल की है, आंसर इज नो। लेकिन अब दीदी धीरे धीरे बड़ी हो गई और दीदी 22 साल की हो गई, दीदी कितने साल की हो गई, 22 साल की, क्या अब वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, क्या वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अब तो 22 साल की हो गई,
वो हुआ तो जब वो माइनर थी तब हुआ था। तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर कोई माइनर मेजर भी बन गया है तो माइनर जब वो था उस टाइम पे किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं होगा, अप्रूव नहीं माना जाएगा, कंफर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि माइनर के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है मेरे बच्चे, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड इनिशियली, वो पहले ही वॉइड हो गया तो बाद में क्या वैलिड बनेगा, आया समझ में, पक्का। तो यही ये लाइन बोलती है, आ जाओ पढ़ लेते हैं फटाफट। माइनस एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड और कंफर्म, द एग्रीमेंट एंटर ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कैन नॉट बी कंफर्म्ड रेटिफाइड इवन दैट द माइनर पर्सन बिकम एडल्ट या मेजर। आया नहीं आया, आया या नहीं आया, क्या केस बताया मैंने, बताना। जब वो माइनर थी तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो मेजर होने से अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, आंसर इज नो। इससे बेटा केस बना के आपके पेपर में आएगा, एक केस दे दिया जाएगा आपको और बोल दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे पहले माइनर था, बाद में कुछ दिनों बाद मेजर हो गया, आज की डेट में बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, तो क्या बोलोगे, नहीं। और कौन सा केस लो लिखोगे इसमें, मोहरी बीवी, मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष, सही है, ये केस लो लिख दोगे और उसमें लिख दोगे वॉइड एब इनिशियो होता है, ठीक है, ज्यादा मत वन अपने आप में, हमें विकास सर ने पढ़ाया है। आ जाओ, माइनर, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर क्या बेनिफिशियरी बन सकता है, हाँ, माइनर क्या बेनिफिशियरी बन सकता है। अरे आप सब बच्चों ने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी है, उसमें एक चैप्टर पढ़ा है एडमिशन, क्या एडमिशन के केस में क्या कोई माइनर एडमिशन ले सकता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप तो देखो आप लोग पढ़ के आए हो, मुझसे ज्यादा आती होगी आपको, भाई आपने इतने सारे 150 क्वेश्चन करे हैं, लॉसेस में हकदार नहीं होगा, प्रॉफिट में हकदार होगा। तो यानी हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, माइनर को एडमिट कर सकते हैं हम पार्टनरशिप में, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट, ओनली फॉर द बेनिफिट। तो लॉ ये बोलता है बेटा जो माइनर है ना वो ना समझ है, लॉ क्या बोलता है, माइनर जो है ना वो ना समझ है, उसके अगर भलाई के लिए कोई काम आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो कह रहा है अगर आप उसे एडमिशन मतलब पार्टनरशिप में एडमिट करोगे ना तो आप उसको बस प्रॉफिट के लिए करोगे, लॉस में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन उसकी जो असेट है, ध्यान से सुनना इस बात को भी, उसकी जो असेट है, जैसे प्रॉफिट में हिस्सेदारी थी, प्रॉफिट जमा होते 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 उसका 20 लाख रुपए हो गया और उस 20 लाख रुपए की कोई असेट आ गई फर्म के अंदर ही, फर्म के अंदर ही असेट आ गई, तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसकी असेट लाइबल हो जाएगी, तो उसकी असेट लाइबल हो जाएगी, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। यानी आप उससे बोलोगे कि जो तूने कमाया है वो यहाँ से लॉस में एडजस्ट हो गया, वो हो सकता है, लेकिन आप उससे घर से पैसा नहीं मंगा सकते। पर्सनली लाइबल का मतलब क्या होता है कि लॉस के केस में आपको घर से भी पैसा लाके लगाना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, चले आ जाओ। अच्छा कम कम क्यों दिख रहा है, ओ, भूल गया था मैं, आ जाओ। If an agreement is made for the benefit of the minor, then such agreement will be valid. That is, a minor can be admitted into the profit of the firm. आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। चलो आया। अच्छा आपने प्रोमिसरी नोट का नाम सुना है, क्या होता है वो, दोनों ही लीगल होते हैं, ग्रेसिंग डेज नहीं मिलते 3 दिन वाले, अच्छा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, वैसे भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है एक बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को कुछ पे करूंगा, एक बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को इतनी इतनी अमाउंट इतने इतने इस दिन को या इतने महीने बाद पे करूंगा, यही तो होता है, और सामने वाला उसको बोलता है ठीक है भाई। तो आप ना प्रोमिसरी नोट किसी माइनर के लिए भी लिख सकते हो, आप कोई प्रोमिसरी नोट किसी माइनर के लिए भी लिख सकते हो, है ना।
उससे क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा, तो उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है। आया समझ में? तो कोई भी चीज अगर उसके बेनिफिट के लिए हो रही है तो आप वो कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने ले लिया फर्म का और प्रोमिसरी नोट का, ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट भी आप माइनर के लिए लिख सकते हो। आगे चलें, सुनना आप, कह रहा है माइनर कैन प्ली टू टेक एज डिफेंस, सी होगा ना यहाँ पे, टू टेक डिफेंस, ये होगी ना, या सही लिखी है, टू टेक डिफेंस माइनॉरिटी और द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। क्या ये लाइन पढ़ के आपको कुछ सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल, देखें एक बार, क्या लाइन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कुछ? कह रहा है माइनर कैन प्ली टू टेक डिफेंस माइनॉरिटी और द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। क्या इस लाइन से कुछ समझ में आ रहा है आपको? बोलो 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 बच्चा। क्या सबसे आसान है ये, बोल दो। चलो मैं बताता हूं, आपने निर्भया केस का नाम सुना है? निर्भया केस में जो अपराधी थे वो मर गए सब, एक बचा है। क्यों बचा है? माइनर था। बाकी 5 कहाँ हैं? अल्लाह को प्यारे हो गए या फिर भगवान को प्यारे हो गए, है ना। एक बचा है, एक क्यों बचा है? क्योंकि वो माइनर था और उसने इस बात का प्ली ले लिया, इस बात का प्ली ले लिया। यानी माइनर हमेशा ये बोल सकता है मैं तो नन्ना मुन्ना राई हूं, मैं तो नन्ना मुन्ना राई हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो हमेशा वो इस बात का डिफेंस ले सकता है कि मैं तो माइनर हूं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो माइनर हूं। लेकिन उसको सजा मिलेगी, लेकिन औरों से कम। तो उसको क्या मिली थी? वो जुवेनाइल में था, जुवेनाइल जेल में था, उसका टाइम पूरा हो गया, जितने टाइम की सेंटेंस उसे सुनाई गई थी वो अब उसके बाद अपने घर पे होगा या जेल में होगा, जितने भी टाइम का था, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बोलता है कि माइनर हमेशा इस बात का डिफेंस ले सकता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, कि मैं तो छोटा बच्चा हूं। आया समझ में? कह रहा है माइनर कैन प्ली टू टेक डिफेंस माइनॉरिटी। समझ में आया कि वो इस बात का डिफेंस ले सकता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे को एक बड़े के बराबर सजा क्यों दी जा रही है, या मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबल क्यों बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलें आगे। और कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। स्टॉपेल कहीं सुना था आपने? स्टॉपेल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, स्टॉपेल का मतलब बताया था मैंने, याद है किसी को कुछ? स्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। जहां पे अगर सामने वाला बंदा एक बार एक्नॉलेज कर देता था कि इसके बिहाफ पे मैं पैसे दूंगा, तो उसको देने पड़ते थे। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? सुन लो, यहाँ पे कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। यानी हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं धानिया मैडम को 1 लाख रुपए दूंगा, और बीच में एक छोटा सा उज्जवल 16 साल का आके बोलता है कि नहीं सर नहीं देंगे तेरे को, मैं पैसे दूंगा। और ये सुन के दीदी बोलती है हाँ ठीक है तू दे दियो, तो क्या उसको पैसे देने पड़ेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखता और ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। समझ में आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल भी माइनर पे अप्लाई नहीं होगा। चलें आगे, समझ में आया इतना? एक बार ही पढ़ लो, देखो। इट इज इफ ए माइनर मिसलीड हिज एज, ध्यान से, एक माइनर ने अगर मिसलीड कर दी अपनी एज एंड टेक ए लोन फ्रॉम मेजर पर्सन, और एक बड़े पर्सन से लोन ले लिया, देन इवन सच एन एग्रीमेंट विल आल्सो बी वॉइड एब इनिशियो। यानी कोई माइनर झूठ बोल के भी अगर बोल दे कि भैया मैं तो 18 से ऊपर का हूं और आप मेरे को लोन दे दो, तो उस केस में भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्सेबल नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं बनेगा, क्योंकि रियल में वो क्या है? माइनर। आया? आगे देखो, द लेंडर कैन नॉट रिकवर द लोन अमाउंट, हाउएवर कह रहा है लेंडर क्या है? रिकवर नहीं कर सकता लोन अमाउंट, हाउएवर ही कैन सीज द प्रॉपर्टी और असेट परचेज बाय द माइनर आउट ऑफ द दैट लोन अमाउंट। आया या नहीं आया?
आया या नहीं आया? कह रहा है वो लोन अमाउंट तो नहीं रिकवर कर सकता, लेकिन उससे अगर कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी है तो उसे सीज कर लेगा। बता दी थी ये बात पहले। चलें आगे, चलें आगे, बोलो बोलो बोलो, आया इतना? चलो आगे क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू दी माइनर। अगर बेटा कोई पर्सन अपॉइंट होता है कोर्ट से और उसको अपॉइंट करा जाता है माइनर की देखभाल करने के लिए, तो बेटा ये जरूरी हो जाता है कि उसको हमें उसकी नेसेसिटीज को सप्लाई करना है, उसको हमें उसकी नेसेसिटीज को सप्लाई करना है। नेसेसिटीज क्या होती हैं? हाँ, फूड वाटर शेल्टर, बस, कपड़ा नहीं होती? कह रही अब रही नहीं सर। अच्छा, आपने कपड़ा ऐड कर दिया। सुनो मैं बताता हूं, नेसेसिटीज का मतलब हमारे लॉ में यहां पे ये है कि वो बंदा जिस कंडीशन में रह रहा था उसको उस कंडीशन में आप जो जो मिल रहा था वो प्रोवाइड करोगे। अब नेसेसिटीज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी गरीब व्यक्ति के लिए जो एसी में रहने की आदत नहीं है, उसके लिए क्या एसी नेसेसिटीज है? नहीं। लेकिन अंबानी का अगर कोई सन है, अंबानी के घर की फैमिली का कोई बंदा है, क्या उसके लिए एसी नेसेसिटीज है? क्या उसके लिए गाड़ी नेसेसिटीज है? हाँ हाँ। तो ये केस टू केस वेरी करेगा कि नेसेसिटीज होती क्या है, कि नेसेसिटीज होती क्या है। ध्यान से समझिए, अगर मान लो कभी ऐसा ना हो अंबानी जी की डेथ हो जाए है, तो उनके जो बच्चे हैं मान लो माइनर है, मान लो वो माइनर है, और उनके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट होता है, तो या कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है, तो बेटा उसकी ये ड्यूटी है कि वो माइनर को क्या करेगा, नेसेसिटीज सप्लाई करेगा। अब उनके लिए जो जो नेसेसिटीज होगी वो सारी सप्लाई करेगा, यानी जैसे वो पहले नॉर्मली जी रहे थे, उनको जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी वो उसको देनी पड़ेगी। सर जीने के लिए पीना पड़ता है, वो नहीं, वो नेसेसिटीज नहीं है। चले, समझ में आया आपको? तो नेसेसिटीज आप समझ गए क्या? नेसेसिटीज वही है जो दीदी ने बोला था, रोटी कपड़ा और मकान। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनारियो में जी रहे हो, है ना? तो जो बंदा जिस सिनारियो में जी रहा है उसके लिए वो नेसेसिटीज है। चले देखो एक बारी, अरे यार, व्हेन ए पर्सन सप्लाई द नेसेसिटीज और फिनांस द नेसेसिटीज टू ए माइनर, देख लो प्लीज प्लीज, देन ही दैट इज द सप्लायर, यानी जो गार्जियन है या एडमिनिस्ट्रेटर है, कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द माइनर प्रॉपर्टी, हियर द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। क्या कह रहा है? तो जो वो गार्जियन होगा जो कोर्ट से अपॉइंट हुआ है या जो वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बेटा पैसा कहां से आएगा उसको नेसेसिटीज देने के लिए, बताना। अरे उस गार्जियन क्या अपने घर से लाके लगाएगा? जो कोर्ट ने एक गार्जियन अपॉइंट करा है वो बंदा अपने घर से लाके देगा उसे कि ले भाई तू रॉयल्स रॉयल में घूम, भाई तू BMW में घूम, अपने घर से लाके देगा? आंसर इज नो। वो जो माइनर की प्रॉपर्टी होगी वहीं से रिकवर करेगा जो भी चीज वो उसको दे रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी वो वहां से रिकवर कर सकता है, और वो माइनर को भी पर्सनली लाइबल नहीं बनाएगा। वो ऐसा भी नहीं कर सकता, मान लो कोई माइनर था और प्रॉपर्टी का पैसा धीरे 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 यूज करते करते खत्म हो गया, तो वो ये नहीं कर सकता कि उसने माइनर को कुछ दे दिया, मान लो 5 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए और बोलेगा कि ला भाई तू दे, पर्सनली दे, तू मेरे को कहीं से भी लाके दे। तो वो ऐसे कंपल्सन नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि माइनर क्या है बेटा, माइनर है, और उसके साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। तो अगर कोई गार्जियन या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है तो वो पैसा कहां से रिकवर कर सकता है? माइनर की प्रॉपर्टी से। वो माइनर को कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं बनाएगा। आया? चले देखो, कह रहा है द टर्म नेसेसिटीज डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ द पर्सन। ये तो समझ में आ गई होगी लाइन। हाउएवर फूड, ये बेसिक है बेटा, ये तो सबको चाहिए, है ना? ये तो सबको चाहिए, तो ये बेसिक है। इसके अलावा और भी नेसेसिटीज में चीजें आ सकती हैं, जैसे मैंने एसी बोल दिया, गाड़ी बोल दी, है ना, अच्छे कपड़े बोल दिए। कोई अगर अंबानी को औलाद है तो वो तो ब्रांडेड ही पहनेगा, गुच्ची वुच्ची पहनना पड़ेगा उन्हें। आ रहा है नहीं आ रहा आपको? आ जाओ। तो जैसे फूड है, क्या है बेटा, यहां लिख देता हूं, मैंने काट दिया गलती से। फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आर ट्रीटेड एज नेसेसिटीज। डन है?
और भी चीजें नेसेसिटीज में आ सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्टेटस ऑफ ए पर्सन पे, यानी उस बंदे का स्टेटस क्या है, उसको देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि उसके लिए नेसेसिटीज क्या है। आया या नहीं आया? चले चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है पोजीशन ऑफ गार्जियन ऑफ ए माइनर क्या होती है, यानी गार्जियन की पोजीशन क्या होती है। हाँ, अब एक एग्जांपल सुनिए। कनिका मैडम है, कौन है? कनिका मैडम, जो आज की डेट में माइनर है, जो आज की डेट में माइनर है। ये बेटा अपने पेरेंट्स के साथ परी दीदी के घर डिनर पे जाती हैं। इनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक? तो कनिका मैडम क्या करती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ परी दीदी के घर पे डिनर पे जाती हैं। और डिनर पे जाके, ये छोटी बच्ची है, माइनर है, 17 का हो या 10 का हो या 9 का हो, हमारे लिए तो बराबर है। आ रहा है नहीं आ रहा? हमारे लिए तो बराबर है, वो माइनर की डेफिनेशन में आ रहा है तो माइनर है। डन। तो दीदी जाती है, और दीदी ना, जब वहां पे पेरेंट्स के बीच बातें चल रही होती है, ये परी दीदी के साथ खेलते खेलते एक इनकी अलमीरा में से महंगा सा नेकलेस निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेती हैं, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए होती है, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए होती है। ध्यान से सुनना। फिर 10 करोड़ रुपए वाला नेकलेस लेके खा पी के दीदी अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर, और अभी इनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में इनको भी कहीं पार्टी में जाना होता है, तो इनकी मम्मी ढूंढती है कि कहाँ गया नेकलेस, कहाँ गया नेकलेस, कहाँ गया नेकलेस, मिलता नहीं है। तो कहीं से उन्हें पता चलता है कि ये दीदी ने बेचा होता है कहीं चोर बाजार में, ठीक है? चोर बाजार में बेच के 10 का नेकलेस 5 करोड़ में बेच के ये वो पैसे से मजे कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? मजे कर रही होती हैं। इनके साथ पार्टी में उस दिन कौन कौन गया था? इनके पेरेंट भी गए थे। क्या अब मेरे को बताओ, ये जो मजे कर रही हैं और आपके घर वालों को पता भी चल गया, आपके घर वालों को पता भी चल गया, तो वो क्या इनके पेरेंट्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? क्या वो इनके पेरेंट्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? बोलो। ये सब आपको सोचना है, मुझसे नहीं बोलना। ये सब आपको सोचना है। बताओ मेरे को, क्या अब यहां पे पॉइंट निकल के आता है, क्या माइनर के एक्ट से क्या गार्जियन लायबल होगा? हाँ? अब मेरे को एक बात बताना, ध्यान से सोच के, इधर देख लो प्लीज, उज्जवल इधर देख लो प्लीज। क्या इनके पेरेंट्स ये चाहते थे ये वहां जाके चोरी करें? क्या इनके पेरेंट्स ने बोला था कि वहां से नेकलेस पार कर लेना और 5 करोड़ का बोला था क्या? नहीं। इन्होंने ये क्यों करा? खुद करा। क्या पेरेंट्स को बता के करा? तो पेरेंट्स को लायबल क्यों बना रहे हो यार? पेरेंट्स तो अच्छे हैं, परवरिश गंदी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। पर्सनली नहीं बोल रहा दीदी, ये तो कुछ ओ मेरे को बोल रहे, एग्जाम्पल है ये, दोस्त भी तो नहीं है आपके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स आपस में, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? तो इस केस में सुनिए प्लीज, इस केस में परी के पेरेंट्स कनिका दीदी के पेरेंट्स पे केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो काम करा था दीदी ने, ये अंडर अथॉरिटी ऑफ गार्जियन नहीं था। ये जो काम करा था दीदी ने, ये अंडर अथॉरिटी ऑफ गार्जियन नहीं था। अगर इसी केस को थोड़ा सा चेंज कर दें, और पहले से ये घर से डिस्कस करके गए थे, मम्मी पापा ने बोला था इसके घर जा रहे हैं ना, खाने पे ध्यान नहीं रखना, तेरे को ना वहां जाना है, अलमीरा में वहां में इतने हीरे रखे हैं, और धीरे से चुप से निकाल के जेब में डाल के घर आ जाना है। उस केस में लाइबल होंगे? आंसर इज यस। हाँ, नहीं। क्वेश्चन क्या था? पहले दोबारा से बोलो। आप माइनर हो, आपने, हाँ तो आरसी वाला बंदा लाइबल होगा ना, जिसपे आरसी का नाम है। पापा बोलेंगे, क्योंकि थाने में किसको बुलाया जाएगा? हु इज द ऑनर? ऑनर से बोला जाएगा तुमने ऐसे बंदे के हाथ में कैसे दे दी, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। वो लाइबल नहीं होगा, उसे बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये क्यों चला रहे थे, तो वो लाइबल होगा जो चला रहा था। ठीक है, अगर वो मेजर है तो। अगर उस पर लाइसेंस नहीं है तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसके हाथ में दी क्यों। चले, समझ में आया?
चलो 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 आ जाओ, देखो यहां से पढ़ो। अब गार्जियन वाला समझ में आया? गार्जियन वाला मेरे को बताओ, अगर वो जो काम करा है यानी वो जो एक्ट करा है माइनर ने, वो अंडर द, सुन लो प्लीज, अंडर द अथॉरिटी ऑफ गार्जियन होगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ गार्जियन होगा, तो वो लाइबल हो जाएंगे। यानी अगर उनकी मिलीजुली सरकार होगी चोरी करने में, यानी वो अगर ये इंटेंशन के साथ उन, यहाँ पे अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि चोरी करो, पेरेंट्स ने डिसाइड करके आए थे चोरी करो, तो मेरे को बताना माइनर ने यहाँ पे कैसे एक्ट करा है? माइनर ने, आपको ऐसा नहीं लगता कि एज ए एजेंट ऑफ द गार्जियन एक्ट करा है? एजेंट की तरह ही तो, वो खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि बाद में पकड़ा गया बच्चा है, इसको क्या पता था, है ना? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो उन्होंने अपने माइनर को क्या बना दिया? एजेंट। तो उस केस में गार्जियन लाइबल हो जाएंगे। अगर वो जो एक्ट था वो अंडर द अथॉरिटी नहीं था, तो उस केस में गार्जियन लाइबल नहीं होंगे। क्लियर है? हाँ, तो वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है, वहां पे कैमरे लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, कुछ बात हुई होगी, कुछ चैट हुई होंगी, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा मैडम। चले, दीवारों के भी कान होते हैं। आ जाओ, पोजीशन ऑफ द गार्जियन ऑफ द माइनर। ए गार्जियन कैन वैलिडली एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, दैट इज, ये तो नॉर्मल बात हो गई है ना, ये नॉर्मल बात हो गई। कह रहा है कि एक गार्जियन भी बेटा माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि, बताओ, जैसे कि, मैं पहले वो पढ़ा देता हूँ आपको जो मैंने अभी सिखाया, वो थोड़ा नीचे है, ये रहा। माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, ये पढ़ा है ना अभी। कहता है एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और द गार्जियन इवन फॉर द नेसेसरीज। कह रहा है कोई इन्फेंट कैपेबल, वो नॉट कैपेबल होता है बाइंड करने के लिए, तो वो अपने पेरेंट और गार्जियन को भी बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आ रहा है, पेरेंट विल ओनली बी लाइबल वेयर द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट। तो उस केस में ही लाइबल होगा गार्जियन, जब वो कैसे एक्ट कर रहा हो बेटा? एजेंट की तरह। चले ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे, ये यहाँ पे तो नॉर्मल बात थी, यहाँ पे बस ये बात है कि एक गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दी माइनर। जैसे यार जूनियर के अकाउंट खुलते हैं बैंक में, आपको पता है, आप 17 साल 16 साल छोटे बच्चों का भी बैंक में अकाउंट खुल सकता है, लेकिन उस केस में साइन किसके चलते हैं? पेरेंट्स के चलते हैं, बच्चे के नहीं चलते, है ना? ये तो पता होगा आपको, किसी का खुला है तो पेरेंट्स के साइन चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ जो उसके बेनिफिट के लिए हो। आ रहा है? अकाउंट किस लिए खुलवा रहे हैं? उसके बेनिफिट के लिए, उसके लिए कुछ पैसा रखना चाहते हैं वहां पे, सही है, उसे लाइबल वाइबल नहीं बना रहे। डन। मान लो लोन ले लिया, लोन लेके क्या वो लाइबल बन जाएगा? वो लाइबल नहीं बनेगा, प्रिंसिपल लाइबल बनेगा। तो यानी उसको लोन हमेशा उतना ही मिलेगा जितना अकाउंट में फंड बढ़ा होगा। आ रहा है समझ में आपको? चलें आ जाओ, एग्जाम्पल पढ़ लो। कह रहा है मिस्टर भोला अपॉइंटेड एज द गार्जियन ऑफ मास्टर ए minor, now Mr. Bhola can enter into any contract on behalf of the minor provided that contract is the benefit of the minor। तो यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट के लिए होना चाहिए माइनर के। आगे चले, सुनो सुनो सुनो, एक छोटा बच्चा था, उसने बहुत तेज घुमा के अनुष्का मैडम के चाटा मार दिया, या कोई और बदतमीजी कर दी, तो क्या वो लाइबल होगा? क्यों नहीं होगा? लाइबल तो हो रहा है ना वो। तो सिंपल सी बात ये बोली, अगर आप माइनर हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करोगे। निर्भया वाले को भी सजा तो हुई थी, सजा तो हुई थी, वो बात अलग है कि मेजर से थोड़ी सी कम होगी क्योंकि तू बच्चा है। आ रहा है समझ में? मेजर से थोड़ी सी कम होगी क्योंकि तू बच्चा है, लेकिन सजा मिलेगी, लेकिन सजा मिलेगी। तो कह रहा है माइनर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। कोई भी अगर सिविल रॉन्ग वो कर रहा है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। सिविल रॉन्ग का मतलब, टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग हो गया, यही लिखा है बगल में मैडम, किसी को परेशान करना, सिविल रॉन्ग करना, मारना पीटना, उठा के फेंकना, मर्डर कर देना। तो माइनर बेटा वहां पे लाइबल होगा। वहां पे कहां पे लाइबल होगा? वो आईपीसी के तहत। ठीक है, आ जाओ पढ़ लो। कह रहा है सपोज ए माइनर स्लैप ए मेजर पर्सन
हेयर द माइनर शैल बी लाइबल फॉर टू पनिश एज पर द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो आईपीसी के तहत उसको सजा मिलेगी, जैसे कि निर्भया वाले में आप देख सकते हो कि उन दोनों को सजा मिली थी, 2 माइनर थे, एक मर गया था अंदर ही, एक ने सुसाइड कर लिया था। ऐसा मैं दिल्ली क्राइम सीरीज देख के बोल रहा हूं, पता नहीं नेटफ्लिक्स पे देखी होगी। 2 माइनर थे उसमें, दोनों को जुवेनाइल में भेजा था, एक ने वहीं सुसाइड कर लिया था, एक ही बचा, 6 लोग थे। चले, आया समझ में? अरे आया क्या? नहीं सर नहीं आया। पक्का यहां तक समझ में आया सब कुछ? तो क्या सिविल रॉन्ग के लिए, यानी माइनर क्या टॉर्ट के लिए लाइबल होता है? माइनर क्या टॉर्ट के लिए लाइबल होता है? टॉर्ट के लिए, टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग। तो कोई भी वो अगर बाहर कुछ बदतमीजी कर रहा है तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। माइनर है इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करेगा। आया? वरना तो माइनर तो खुले सांड की तरह घूमते ना। चलो आ जाओ, बात अभी भी वही है, वैसे कम सजा मिलती है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैं नहीं बता रहा भाई। एक अच्छी बात बता देता हूं, उसमें हर किसी की बेल हो जाती है, तो कर सकते हो। हर किसी में बेल नहीं होती, रेप में बेल नहीं होगी। क्यों? क्या? चलो एक होगा, लेकिन वही जिंदा बचा है जुवेनाइल वाला बंदा, बाकी सब मर गए। उसे भी नहीं बचना चाहिए था, लेकिन वो बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसने इस बात का प्ली ले लिया कि वो माइनर है, उसने डिफेंस ले लिया। ठीक है, क्योंकि उसने भी तो इंटेंशनली शामिल था ना वो भी, तो बचना तो उसे भी नहीं चाहिए था, पहले उसे ही मरना था। आ जाओ, चलो ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही देगा उसका भी। आ जाओ, क्या है बेटा? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कह रहा है, बिकॉज माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड देयरफॉर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा था तो तेरे को परफॉर्म ही करना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? वॉइड एब इनिशियो है, वो तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, सिंपल है। क्या कह रहा है? कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप मांग नहीं सकते, आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर से मांग नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है? माइनर आया, आपको कमिट करके चला गया कि कल मैं आपको ये वाला घर बेच दूंगा। माइनर आया, आपको कमिट करके चला गया, कल मैं आपको ये वाला जो मेरा घर है ना ये आपको बेच दूंगा, आप मुझे आज 1 लाख का एडवांस दे दो। तो आपने 1 लाख का एडवांस दे दिया, तो कल आप उससे बोलोगे कि नहीं मेरे को घर चाहिए? आप ऐसा नहीं बोल सकते। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? जो घर उसने दिखाया था आप वही घर उससे ही मांग रहे हो, तो वो आपको, आप उस चीज को, वो आपका राइट नहीं है, आप उससे क्लेम नहीं कर सकते। और वो कह देगा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। आया समझ में? आया समझ में? 1 लाख लेके वो छूमंतर हो जाएगा। आया समझ में? चले आगे। तो आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं बोल सकते। क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? आप बताओ, क्या कोई भी उसकी संपत्ति से ज्यादा उसको लोन देगा? हाँ, गार्जियन के अंडर होती है, तो ये भी बोल सकते हैं कि वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इंसॉल्वेंसी के केस में तो कैपेबल होना चाहिए, कभी तो तभी तो डेट मिलेगा। डेट मिलने के लिए भी तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होना जरूरी है। तो जब वो कैपेबल ही नहीं है तो वो कैसे इंसॉल्वेंट बनेगा, जब वो लोन ही नहीं ले सकता? आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, ए माइनर कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज ही कैन नॉट अवेल दी डेट। ऑल्सो इफ एनी ड्यूज आर पेंडिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर देन ही इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अगर गार्जियन ने उसके बेनिफिट के लिए मान लो कोई लोन ले लिया उसकी प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में भी माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ये हो सकता है हद से हद कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाए और उससे लोन की रिकवरी करी जाए। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बात बोली, क्या समझ में आई क्या? अरे एक माइनर था, उसका गार्जियन अपॉइंट हुआ था, उसके पास प्रॉपर्टी थी, बस प्रॉपर्टी थी, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, बस प्रॉपर्टी थी, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तो उसके गार्जियन ने बोला कि आधी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, आधी प्रॉपर्टी पे लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन, और इसको पढ़ने भेज देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को उसने गिरवी रख के लोन ले लिया। तो उस केस में क्या माइनर पर्सनली लाइबल होगा?
आंसर इज नो। उसकी एसेट लाइबल होगी, उसकी एसेट लाइबल होगी। उसको ये नहीं बोल सकते कि कमा के पैसा दे। समझ में आ रहा है आपको? उसकी जितनी आधी एसेट जो गिरवी रखी थी वही लाइबल होगी, वो उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन वो काम भी उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। लोन जब लिया हो वो उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। चलें आगे। पार्टनरशिप के तो आप एक्सपर्ट हो, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही लिखा है पढ़ लो। ए माइनर इज नॉट अलाउड टू बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म जनरली, जनरली है ना, but an underage person might with the consent of all partner be admitted to the benefit of the partnership। मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर को हम ऐड करते हैं तो सबकी कंसेंट चाहिए होती है क्या? पक्का? पक्का? तो यहां पे भी बोल रहा है कि सबकी कंसेंट के साथ, सबकी कंसेंट के साथ आप एडमिट कर सकते हो, लेकिन फॉर ओनली बेनिफिट ऑफ द माइनर। आया? चले चलो। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? क्या माइनर एजेंट बन सकता है किसी का? एजेंट ही तो था। तो सुनो, ये बोला जाता है भैया एजेंट बनने के लिए ना, सुन लो प्लीज, एजेंट बनने के लिए ना कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। क्या बोला जाता है? एजेंट बनने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती। एजेंट बनने के लिए बस ये होता है कि मैंने पूछा भाई तू मेरे बिहाफ पे काम करेगा, उसने बोल दिया हाँ मैं करूंगा, तो वो कर सकता है, तो वो कर सकता है। तो इसलिए माइनर एजेंट बन सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं, आ जाओ देख लो। एजेंट एंड प्रिंसिपल आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 182। अभी एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वो आईपीसीसी में पढ़ते हैं अपन। चले, लेकिन ये वाला पॉइंट है। एजेंट एंड प्रिंसिपल आर डिफाइंड अंडर 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है। देयर इज नो नीड टू हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू बिकम एजेंट। यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की एक एजेंट बनने के लिए। तो कह रहा है देयरफॉर ए माइनर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट। ठीक है, बट ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्ट। कह रहा है लेकिन he will not be liable to his principal for his act. A minor can draw, deliver, endorse negotiable instrument without himself being liable। कह रहा है कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो उस चीज में अपने आप को लाइबल नहीं बनाएगा। ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल, यानी वो अपने आप को लाइबल नहीं बनाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी काम कर रहे हो तो उसमें हमारा जो माइनर है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि काम किसके बिहाफ पे हो रहा है बताओ? अरे उन्होंने चोरी जब करी थी, जब मिलीजुली सरकार थी, किसके बिहाफ पे करी थी? अरे अभी एग्जाम्पल में जब दीदी ने चोरी करी थी, जब मैंने बोला था घर वाले मिले हुए हैं इस चोरी में, तो किसके बिहाफ पे करी थी? पेरेंट्स के बिहाफ पे। उसमें अकल कहां से आई इतनी? पेरेंट्स के बिहाफ पे। तो पेरेंट्स प्रिंसिपल हो गया और उसने उसके बिहाफ पे कराया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो कह रहा है बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, यानी माइनर लाइबल नहीं होगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कह रहा है ही कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ही कौन है मेरे बच्चे? माइनर। कह रहा है वो लाइबल नहीं होगा अपने एक्ट के लिए, उसका प्रिंसिपल लाइबल होगा। आया ना? दीदी लाइबल नहीं होगी, दीदी के पेरेंट लाइबल होंगे अगर उन्होंने भेजा है एज ए एजेंट, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे समझ में आया? ये लाइन समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ रही है? माइनर, ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ आ रही है नहीं आ रही? मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा तीन तरह के होते हैं, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रोमिसरी नोट, और एक होता है चेक। तो कह रहा है ये तीन चीजों को ड्रॉ कर सकता है एक माइनर, और आगे एंडोर्स भी कर सकता है। एंडोर्स का मतलब समझते हो? एंडोर्स का मतलब होता है आगे ट्रांसफर करना। लेकिन मान लो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ए ने दिया बी को और बी ने दिया सी को और सी ने दिया डी को। कहने का मतलब क्या है? इसको पैसे देने थे तो इसने वो बिल आगे दे दिया, इसको देने थे, इसने आगे दे दिया, इसने आगे दे दिया, बीच में ये माइनर था, सी माइनर था। तो इस केस में अगर वो डिसऑनर हो जाएगा तो ये सी लाइबल नहीं होगा। कहने का मतलब है सी बस पास ऑन कर सकता है, वो लाइबल नहीं होगा। समझ में आया आपको?
कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो वो पास ऑन कर सकता है, माइनर लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लेकिन वो लाइबल नहीं होगा। समझ में आया? चलो, ये वैसे आगे का था, ये यहाँ पे आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना पढ़ना नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैंने काट दिया क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। ये वही है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, ABCD। ABCD के समझ में आ गई थी आपको ये वाली? चल सकते हैं? चलो, ये वाला पढ़ा दिया, माइनर कैन नॉट बाइंड दी पेरेंट और गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, चोरी वाली कहानी याद है? चले, कह रहा है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर एंड एडल्ट, बताना। अनुष्का मैडम थी और उज्जवल भाई साहब थे। अनुष्का मैडम मेजर थी और उज्जवल भाई साहब माइनर थे। इन दोनों ने मिलके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है? बता दो लाइबल कौन होगा? तो जो मेजर होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर जॉइंटली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक माइनर के साथ मिलके, तो माइनर लाइबल नहीं होगा, मेजर लाइबल होगा फुल्ली। बस इतनी सी कहानी है। देखो, ये तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि माइनर वैसे ही माइनर के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड एब इनिशियो ज्वाइंट कर लिया, तो भैया उसे हटा के अपन कंसीडर करेंगे। ठीक, एडल्ट विल बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट बी लाइबल। ये केस स्टडी है, पढ़ लेना, ठीक है? इजी है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं लिखी। समझ में आया? चलें आगे। अब सुनो सुनो सुनो, अगला पॉइंट है श्योरिटी फॉर माइनर। अगर किसी ने बेटा गारंटी दी माइनर के बिहाफ पे, किसी ने गारंटी दी माइनर के बिहाफ पे, श्योरिटी का मतलब क्या होता है? गारंटी, ठीक है? माइनर कोई लोन ले रहा था या कोई चीज खरीद रहा था, उसके बिहाफ पे किसी मेजर ने गारंटी दे दी, तो कौन लाइबल होगा? यहां पे कौन लाइबल होगा, गारंटर या माइनर? गारंटर। तो श्योरिटी के केस में कौन लाइबल होता है? गारंटर, माइनर लाइबल नहीं होगा। आया समझ में? कह रहा है whoever give the surety, that is the adult, is liable to the third party to whom the guarantee is given, there is a direct contract। ये माना जाएगा कि माइनर था ही नहीं और आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, जैसे दीदी, धानिया दीदी मान लो माइनर थी और ये लोन लेना चाहती थी, मैंने इनको गारंटी दे दी, लोन के पेपर पे मैंने गारंटी दे दी कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इनको लोन दे दो, तो ऐसा माना जाएगा कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? मेरे साथ। तो अगर वो लोन नहीं चुकाएंगी तो किसको भरना पड़ेगा? गारंटर को। आ रहा है या नहीं आ रहा? सिंपल है ये तो, चल सकते हैं। चलो, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? पहली बात तो ये कि शेयर होल्डर होता क्या है? क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? पहली बात तो ये, शेयर होल्डर होता क्या है मेरे को बताओ। यानी जो किसी कंपनी के शेयर होल्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। तो क्या माइनर शेयर होल्ड कर सकता है? सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं आपको। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड कब बनता है? पैन कार्ड कब बनता है? जब वो मेजर हो जाता है 18 के बाद, 18 से पहले बनता नहीं है, ठीक है? वो जूनियर वाला बनता है अगर बनता है तो, ठीक है? तो जो शेयर होल्डर है बेटा वो मेजर होते हैं, कोई भी माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। शेयर होल्ड करने के लिए आपको मेजर होना जरूरी है। लेकिन सुनो, अगर आपने बीइंग ए माइनर अप्लाई कर दिया कहीं पे, पैन कार्ड वैन कार्ड सब दे दिया, कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और आपको शेयर अलॉट कर दिया, कंपनी ने क्या करा? ध्यान नहीं दिया और शेयर अलॉट कर दिया। ऐसा पहले हो सकता था, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पहले हो सकता था क्योंकि पहले सब कुछ मैनुअली होता था, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। डन, उन्होंने आपको शेयर अलॉट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कंपनी के पास राइट आ जाएगा, या तो वो पूरे के पूरे शेयर कैंसिल कर दें या वो आपके गार्जियन के नाम पे ट्रांसफर कर दें, फुल्ली पेड अप शेयर। समझ में आया? रीड मान लो, यही लिखा है यहाँ पे। कह रहा है माइनर एज शेयर होल्डर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयरफॉर कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर, ठीक है? बट इफ बाय मिस्टेक, इफ ही बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर वो बाय मिस्टेक शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, द कंपनी कैन रिसाइन द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। रिसाइन का मतलब वो कैंसिल कर सकती है ट्रांजैक्शन को और उसका नाम अपने रजिस्टर से हटा सकती है। आप बोल नहीं सकते जाके कि मेरे को मेंबर बनाओ,
क्योंकि मेंबर बनने के लिए मेजर होना जरूरी है। चलें आ जाओ। ए माइनर में एक्ट थ्रू हिज लॉफुल गार्जियन बिकम द शेयर होल्डर बाय द ट्रांसफर और द ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर टू हिम। अगर किसी माइनर ने बेटा एक्ट करा है थ्रू हिज लॉफुल गार्जियन, तो उस केस में शेयर बिकम द शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर, तो वो जो लॉफुल गार्जियन है वो क्या बन जाएगा बेटा, शेयर होल्डर बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगर वो माइनर छोटा था, माइनर तो छोटा ही होता है सर, वो छोटा था और उसने किसी के बिहाफ पे करा था, मतलब गार्जियन के बिहाफ पे कोई गार्जियन था जो लॉफुल उसका अपॉइंट हुआ था, तो उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे गार्जियन को। समझ में आया। तो पहला केस क्या है, कह रहा है कि कैंसिल कर दिया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा केस है अगर उसने थ्रू लॉफुल गार्जियन के थ्रू करा है तो वो लॉफुल गार्जियन के नाम पे ही माने जाएंगे शेयर। चलें समझ में आया। माइनर खत्म, सब कुछ आ गया माइनर के बारे में, सब कुछ आ गया क्या माइनर के बारे में, बोलो एक बार पूछ लूं। हाँ सर कितना पूछोगे यार, ये दीदी मेरे को देख रही है बहुत गुस्से से, सर छोड़ो यार, पूछ पूछ के जिंदगी तबाह कर दिया आपने। चलो माइनर कितनी एज पे माना जाता है, 18। अगर कोई 17 साल 11 महीने 29 दिन का व्यक्ति है तो क्या वो माइनर होगा, हाँ जी सर वो माइनर होगा। जैसे ही वो 18 का हो जाता है वो क्या बन जाता है, मेजर। और मेजर बनने के बाद वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो इन्फोर्सेबल होंगे। जनरली माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। क्या माइनर अपने पेरेंट को बाइंड करता है, क्या बाइंड करता है, क्या बाइंड करता है, जनरली नॉट। लेकिन जब वो एज एजेंट वर्क करा है, यानी उसने अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गार्जियन या पेरेंट काम करा है, तो वो बाइंड कर देगा। क्या माइनर को फॉर्म में एडमिट कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट। अगर माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई करी जा रही है तो क्या हम उस नेसेसिटीज को रिकवर कर सकते हैं, उस पैसे को जो उसको हमने सप्लाई करने में खर्च करा उसे रिकवर कर सकते हैं, हाँ जी रिकवर कर सकते हैं। कहां से रिकवर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी से। उसे पर्सनली लाइबल अपन नहीं बना सकते, हम उसको ये नहीं बोल सकते, अगर पर्सनल असेट या प्रॉपर्टी से नहीं रिकवर हो पाया तो ये नहीं बोल सकते जा कमा के ला। आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। तो मोरल लेस आपको ये पूरा पूरा माइनर का आ गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। आज थोड़ी लंबी क्लास है, आ जाओ। ब्रेक चाहिए, चलो फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं मेरे बच्चे। माइनर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है ना, हाँ यार 12:30 तक पढ़ते हैं आज, सबकी आंख